हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। मैं गुरमीत सिंह इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो ये एक हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम लोगों का चल रहा था महाजनपद काल और हमने 16 महाजनपद काल पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उसी टाइम पीरियड के जो 10 गण संघ थे, ठीक है, जो गण राज्य थे, जहाँ पे राजतंत्र ना होकर गणतंत्र था, वो 10 थे, ठीक है। उस टाइम के आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, 10 के 10 गणतंत्र। तो वो कहाँ थे, गणतंत्र क्या होता है ना, गण संघों का कैसे प्रशासन चलता था, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लेते कि जो 10 गणतंत्र थे वो कौन कौन से थे। तो सब शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि महाजनपद काल के ठीक है, महाजनपद काल हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमें देखने हैं 10 गणतंत्र, ठीक है। ये 10 ऐसे राज्य थे जहाँ पे राजतंत्र की व्यवस्था ना होकर गणतांत्रिक व्यवस्था थी। यहाँ का राजा जन साधारण द्वारा चुना जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपने सुना भी होगा, शायद बहुत सारे लोग जानते हो। तो सबसे पहले कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, केशपुत्र के कलम, ठीक है। तीसरे नंबर पे पिपलीवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य, ठीक है। चौथे नंबर पे मिथिला के विधेय, ये सब गण संघ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना राजतंत्र नहीं चलता था, ये आप हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। सुमारा के भग्ग, ठीक है। छठा है मिथिला के विधेय हो गया और वैशाली के लिच्छवी, ठीक है। तो ये हमारे 6 हो गए। ये आप लिख लीजिए। आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ। आगे से क्या हो जाएगा, ये देखिए, हम माइंड में ये रखिएगा कि जो गणतंत्र, कुछ लोग समझ रहे होंगे गणतंत्र क्या है, ये भी एक राज्य है, ठीक है। ये 10 राज्य हैं जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना होकर कौन सी व्यवस्था थी, जो शासन प्रणाली थी, वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ का जो राजा था, ऐसा नहीं, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा, जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में जो वो अलग हैं, ये अलग हैं। टाइम पीरियड एक ही था। ये राज्य थोड़े छोटे होते थे, संघ होते थे, पर उस टाइम के ये छोटे छोटे राज्य होते थे। और यहाँ का जैसे कबीलाई सिस्टम जैसा था कि राजा जो है जन साधारण द्वारा चुना जाता था। कोई जन्म के आधार पे नहीं था, कोई परंपरागत उसके आधार पे नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चीजें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। रामग्राम के कोलिया, ठीक है। 9वां हो जाएगा पावापुरी के मल, और 9वां हो जाएगा कुशीनारा के मल, ठीक है। कुशीनगर जो बोलते हैं उसको, कुशीनगर के मल। बचा हमारा एक, उसको कहाँ लिखते हैं, 10वें को यहाँ लिख देते हैं। सब लोग समझिएगा, ठीक है। ये 9 यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, और 10वां जो हमारे नीचे जगह कम पड़ी है तो उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 10वां क्या है हमारे, अलकल्प के
बुली। ठीक है, तो ये 10 के 10 जो है गणसंघ थे। यहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, मतलब राजा जो है वो जन साधारण से ही चुना जाता था। ठीक है, कोई परंपरागत आधार पर ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब मैं आपको ये 10 आप लिख लीजिएगा। देखिए, कपिलवस्तु के शाक्य, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये वो गणसंघ था जहाँ पे आपके महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। केशपुत्र के कलाम वहाँ थे जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने जो उनके जो सबसे पहले गुरु थे अलार कलाम, उन्होंने कौन सी सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? शुरू के 7 साल बौद्ध जी ने, तो वो अलार कलाम जी से लिए थे। वो कहाँ के थे? केशपुत्र के थे। ऐसी पिपलीवन के मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, कहाँ का रहने वाला था? पिपलीवन का। ठीक है, मिथिला के विधे कहाँ है? आज का जो नेपाल में जनकपुर है वो विधे था। यहाँ पे क्या होता था, जो सीता जी के जो पिताजी थे राजा जनक, वो यहीं के माने जाते थे, जनकपुरी के। सुमारा के भग, ये कहाँ के थे? जो आज का जो चुनार डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, ठीक है, बनारस के पास, ये वहाँ की लोकेशन थे। वैशाली के लिच्छवी, इनको सबसे मजबूत और सबसे प्रारंभिक गणसंघों में से एक माना जाता है। ठीक है, जो वैशाली के लिच्छवी थे सबसे ज़्यादा मतलब शक्तिशाली था। जो सबसे शक्तिशाली संघ था वो क्या था? लिच्छवियों का था। रामगिराम के कोलिया, ऐसी पावापुरी के मल्ल, है ना, मल्लों की राजधानी पावापुरी थी और कुशीनगर, मतलब दोनों जगह मल्ल रहते थे। ठीक है, ऐसी अल्पकल्प के बुली। ठीक है, तो 10 गण संघ ये आपको पता रहनी चाहिए कि यहाँ कौन कौन से, कहाँ कौन सा संघ था। ठीक है, जैसे केशपुत्र में कलाम थे, पिपलीवन में मौर्य थे, ये जगह है और ये जो उनका जो जन समूह उसका नाम है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 गण संघ। अब हम बात करेंगे गणसंघ के आगे कि अंतर क्या है एक गणराज्य में और एक जो नॉर्मल जो राजतंत्र है। अंतर मतलब राजतंत्र में और दूसरा गणतंत्र में क्या क्या डिफरेंस है, डिफरेंस देख लेते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं वो क्या है कि राजा कैसे चुना जाएगा। ठीक है, राजा कौन होगा, अंतर क्या होगा। गणतंत्र में राजा कौन होगा, तो ये क्या होता है, जन्म के आधार पे, मतलब राजा का बेटा राजा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राजा, प्लस इसका राजत्व, मतलब कैसे ये शासन करेगा। तो राजा को कैसा माना है, कैसे चुना जाता है। राजतंत्र में राजा की क्या पदवी होती थी, क्या मानते थे उसको, कि इस पे दैवीय शक्ति है। ठीक है, दैवीय प्रभुत्व, राजा का दैवीय प्रभुत्व। ठीक है, ऐसे मान के शासन होता था कि जो राजा है वो देवताओं का रूप है। ठीक है, राजतंत्र में ये मानते थे कि जो राजा है वो देवताओं का रूप है, इसलिए बोलते हैं राजा का दैवित्व सिद्धांत या दैवित्व प्रभुत्व का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत पर राजा जो है यहाँ पे राजतंत्र में काम करता था। राजा गणतंत्र में राजा कैसे होते थे, तो गणतंत्र में कैसे होते थे कि राजा जन साधारण से चुना जाता था। ठीक है, तो राजा जो है जन साधारण से चुना जाता था। ठीक है, गणसंघ में। अब एक गणसंघ है, उस गणसंघ में ऐसा नहीं सिर्फ एक ही राजा होता था, कई सारे राजा होते थे। ठीक है, कई सारे, पूरे एक गणसंघ को बहुत सारे लोग प्रतिनिधित्व करते थे और हर कोई राजा कहलाता था। राजतंत्र में क्या है, सिर्फ एक राजा होगा और गणतंत्र में कई सारे राजा होते थे, बहुत सारे राजा मिलके जो अलग अलग क्षेत्र से चुने जाते थे एक ही गणसंघ में, और सब लोग राजा कहलाते थे। ठीक है, जो प्रतिनिधि होते थे पूरे कबीले को छोटे छोटे, ऐसे मान लीजिए एक कबीला है, एक संघ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और हर टुकड़े का एक राजा होता था। ठीक है, और हर किसी को राजा बोलते थे। ठीक, तो ये था हमारा गणतंत्र। दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो राजस्व था, राजस्व में क्या डिफरेंस रहता है। राजतंत्र में राजस्व का क्या होता है, गणतंत्र में राजस्व का क्या होता है। तो यहाँ जो राजस्व होता है तो राजा के लिए होता है। ठीक है, सिर्फ एक राजा के लिए।
ठीक है। इसका वो उपयोग किसी भी चीज़ में करें, अपने पर्सनल में करे, सेना रखने में करे, ठीक है। जैसे पर्सनल में क्या हो गया, अपना महल बनवाए, जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो उसमें खर्च कर सकता है, अपनी सेना सुरक्षा में खर्च कर सकता है, ठीक है। तो ये सब राजत्व तो मिलता था राजतंत्र में और राजा के लिए होता था। गणतंत्र में क्या होता है, सभी राजाओं का होता था, ठीक है। सभी राजाओं में बांट दिया जाता था, जितना भी राजस्व आता था सभी राजाओं में बांट दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, सभी राजाओं के लिए, इसमें भी राजाओं के लिए होता था और सभी राजाओं के लिए होता था। अब देखिए डिफरेंस क्या है, जहां राजतंत्र होता था वहां पे क्या था कि जो जमीन थी, ठीक है, जो भूमि थी वहां गृहपतियों में बटी हुई थी, मतलब जो वैश्य लोग थे वो खेती करते थे और राजा को राजस्व पहुंचाया जाता था। पर राजतंत्र में क्या था, जो जमीनों के, जो भूमियों के जो मालिक थे वो ये राजा ही थे, ठीक है। क्षत्रिय वर्ग था जो पूरी भूमि का मालिक होता था। राजतंत्र में क्षत्रिय वर्ग भूमि का मालिक नहीं होता था, राजतंत्र में भूमि का मालिक कौन होते थे, वैश्य होते थे, बड़े बड़े गृहपति होते थे। मैंने आपको बताया था गृहपति पिछले लेक्चर में, तो वो राजतंत्र में भूमि के मालिक होते थे। गणतंत्र में जो सभी राजा होते थे वो भूमि के मालिक होते थे, ठीक है। तीसरा है सेना। तो राजतंत्र में क्या होता था, राजा एक शक्तिशाली सेना रखता था, ठीक है, शक्तिशाली सेना। गणतंत्र में क्या था, जो गणसंघ, जो उस टाइम में जो गणतंत्र थे उसमें क्या था कि जो सेना थी उसमें राजा रख भी सकता है सेना और नहीं भी रख सकता, ठीक है, वो उसके ऊपर मर्जी है। पर अगर वो सेना रखेगा तो राजा डायरेक्ट अपने अधिकार में नहीं रखेगा, एक सेनापति के अंडर में रखेगा। ऐसे नहीं कि राजा सेना का खुद मालिक हो जाए, नहीं, सेनापति के आधिपत्य में एक सेना रखेगा, ठीक है, सेना रखेगा सेनापति के आधिपत्य में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो छोटे छोटे राजा होंगे वो सेना के डायरेक्ट मालिक ना होगे, एक सेनापति को रखेंगे, फिर उसके आधिपत्य में सेना को रखेंगे, ठीक है, सेनापति को रखे उसके आधिपत्य में सेना को रखेंगे अगर सेना को रखना चाहें तो। वरना इनके पास ऑप्शन होता है, जो राजा होते थे गणतंत्र की, वो सेना नहीं भी रखें तो भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ राजतंत्र में एक शक्तिशाली सेना होती थी और राजा उसका बिल्कुल जो चीफ होता था, बिल्कुल सर्वोच्च जो होता था राजा ही होता था। चौथी हम बात करेंगे, देखिए राजस्व की बात हो गई, सेना की बात हो गई, और अब हम बात करेंगे कि समितियां, ठीक है, समिति कैसी थी। तो राजतंत्र में जो समिति थी वो समिति नहीं होती थी, ठीक है, तो समिति नहीं होती थी। अगर होती भी थी नामचार की तो 2-4 ब्राह्मणों की होती थी, क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र में जो था, जो ब्राह्मणों का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, राजतंत्र में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते थे ब्राह्मण लोग, और गणतंत्र में बिल्कुल नहीं रखते थे। गणतंत्र में ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो जो समिति जो थी वो समिति नहीं थी, ठीक है। और गणतंत्र में क्या थी, समिति होती थी जिसको परिषद बोलते थे। तो समिति के नाम पे क्या होती थी, परिषद उपस्थित थी। अब इस परिषद के सदस्य कौन होते थे, तो जो गण संघ के जो एक गण संघ के पूरे, जो गण संघ मैंने बताया कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता था, तो जो छोटे छोटे टुकड़ों के जो राजा होते थे, ठीक है, हर टुकड़े का जो राजा होता था गणतंत्र में, जो गण संघ को पूरा को बांटा था हमने, तो उसके जो जितने भी राजा होते थे उनको मिला के क्या बोलते थे कि ये परिषद है, ठीक है। तो वो परिषद समिति का काम करती थी, मतलब वही परिषद थी, ठीक है, वही परिषद जो थी वही समिति थी मतलब। फिर पांचवी बात करें, देखिए समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे समिति नहीं थी नामचार की, ठीक है, 2-4 ब्राह्मण होते थे, उसको आप समिति नहीं बोलेंगे। माना कि ब्राह्मणों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, पर ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ी समिति हो, 2-4 ब्राह्मणों और एक राजा रखता था, उसके आदेशानुसार कई बार पालन करता था कि धर्म के अनुसार अगर शासन चलाना है, तो ऐसे छोटी मोटी होती थी और नामचार की, उसको हम समिति नहीं बोलेंगे। तो इसमें बोलेंगे कि समिति जो थी अनुपस्थित थी। जनसाधारण में समिति का रूप मतलब परिषद भी वही बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके चर्चा करें, है ना, वाद विवाद करें, उसी के आधार पर ये फैसले लेते थे, ठीक है। वाद विवाद करने के बाद तो समिति परिषद के सदस्य क्या होते थे, जो गणसंघ के पूरे गणसंघ में जितने भी राजा होते थे सबको मिला के क्या बोलते थे कि ये परिषद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गणसंघ, ठीक है, गणसंघ की परिषद। 5वें हम बात करेंगे कि ब्राह्मण।
जो राजतंत्र के जो ब्राह्मण थे काफ़ी, मतलब इसमें लिखेंगे काफ़ी प्रभावशील थे, काफ़ी प्रभावशील। ठीक है। और ब्राह्मणों का, और गणतंत्र में क्या होता था कि ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है। तो इस चीज का हमें कैसे पता चलता है कि कोई अस्तित्व नहीं था? तो जैसे बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, तो वहाँ जो ब्राह्मणों की ना बहुत सारा उन्हें क्रिटिकाइज किया गया, बहुत सारा उनको, कई सारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, उनमें ब्राह्मणों का बहुत सारा उनको बेकार बताया गया है। ठीक है, कि ये शासन के लिए अच्छे नहीं है, तो ब्राह्मणों को गणतंत्र में नहीं रखा जाता था। ठीक है, कोई ब्राह्मण जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। गणतंत्रों की जो वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वो ऐसे बटी हुई नहीं थी कि 4 वर्ण नहीं थे वहाँ पे। जो राजतंत्र में 4 वर्ण थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, राजतंत्र में तो ये 4 वर्ण हो गए। पर जो गणतंत्र में थे वहाँ पे सिर्फ 2 ही वर्ण थे, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। वहाँ पे शूद्र और ब्राह्मणों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ 2 वर्ण थे, उच्च वर्ण, मतलब गण, इसमें मैं लिख देता हूँ, चौथा अंतर भी लिख देता हूँ, छठा, जो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो राजतंत्र में क्या थे? 4 वर्ण उपस्थित थे। ठीक है, 4 वर्ण उपस्थित, ये राजतंत्र में 4 वर्ण उपस्थित रहते थे। ठीक है, पर जो गणतंत्र थे वहां पे सिर्फ 2 वर्ण थे, एक तो उच्च वर्ण, ठीक है, उच्च वर्ण, और दूसरा निम्न वर्ण। अब उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में कौन आते थे? और सिर्फ उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, ना कि कोई ब्राह्मण ना शूद्र। तो उच्च वर्ण में कौन आते थे? सिर्फ जो क्षत्रिय लोग थे। ठीक है, गण संघों के जो क्षत्रिय लोग थे वो उच्च वर्ण थे, बाकी उनके अलग जितने भी लोग थे, चाहे वो शूद्र है, वैश्य है, और तरीके से राजतंत्र के हिसाब से देखें तो चाहे वो शूद्र है या वैश्य है, वो किस में आते थे? निम्न वर्ण में। उच्च वर्ण में सिर्फ गण संघों में क्षत्रिय को ही रखा जाता था। ठीक है, ये क्लियर है कि गण संघों में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, नॉर्मल की तरह वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पे ब्राह्मण और शूद्रों जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का गण संघों में। और राजतंत्र में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था और शूद्र भी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अंतर दिखा होगा आपको, राजतंत्र और ब्राह्मण में क्या क्या अंतर था, सॉरी, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या क्या अंतर था। ठीक है, तो ये हो गए आपके गणसंघ, और गणसंघ की जो शासन प्रणाली थी, कैसे शासन करते थे। तो गण संघों में, एक गण संघ में बहुत कई सारे राजा होते थे, कई सारे प्रतिनिधि होते थे गण को, और सबको राजा ही बोलते थे। ठीक है, और वही शासन प्रशासन करते थे और फैसले लेते थे, परिषद के द्वारा फैसले लिए जाते थे उसमें। तो ये हो गई आपकी गणसंघ और राजतंत्र में अंतर, और 10 गणसंघ। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। तो उससे पहले हम, जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, उससे पहले हम देखेंगे कि मगध की सफलता के क्या क्या कारण रहे, क्या क्या उत्तरदायी कारण थे, जिससे मगध साम्राज्य, जो मगध महाजनपद था, उसने सब महाजनपदों को हराया, अपने अधिकार में किया, और वो कैसे इतना बड़ा साम्राज्य में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके उत्तरदायी कारण कौन से थे? तो मगध साम्राज्य के उत्तरदायी कारण। ठीक है, मगध जो साम्राज्य बना उसके उत्तरदायी कारण क्या क्या थे? ठीक है, थी मगध साम्राज्य के उत्तरदायी कारण। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिससे वो इतना बड़ा साम्राज्य बन गया? तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उत्तरदायी कारणों में, उसकी भौगोलिक स्थिति की। तो जो मगध का जो साम्राज्य था, ठीक है, जो इसकी राजधानी थी राजगिरी, ठीक है, या गिरिब्रज या राजगिर जिसको हम बोलते हैं, तो वो एकदम गंगा नदी के पास में नहीं थी। उससे हम गंगा नदी से जब हम 100 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएंगे तो जंगलों के बीच में, जो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ एक,
ठीक है। एक जगह थी, तो वो क्या था कि सामरिक दृष्टि से, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, युद्ध की दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित थे, ठीक है। तो जो उसकी भौगोलिक स्थिति, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था। चारों तरफ उसने खाई भी खुदवा रखी थी, ऊंची ऊंची प्राचीर दीवारें थीं। तो उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी कुछ नेचर टाइप ऐसी थी कि उस पर आक्रमण करना बहुत आसान नहीं था। तो इस वजह से मगध जो था, किसी ने मगध पे कोई विजित नहीं हो पाया, किसी ने मगध को विजय नहीं कर पाया। उल्टा मगध शक्तिशाली होता गया और सामरिक दृष्टि से वो मजबूत होता गया, ठीक है। और ये तो था कि राजधानी ऐसी जगह होने से जहाँ पे आसानी से आक्रमण ना किया जा सकता, तो साम्राज्य जो दीर्घकालिक हो जाता है, ठीक है, आसानी से कोई उसको जीत नहीं सकता। तो ये एक तो हो गई उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, ठीक है। भौगोलिक स्थिति भी एक कारण था जिससे इसका विस्तार होता गया। इसने सबको जीता, किसी ने इसको नहीं जीता, ठीक है। तो वो उसका सबसे बड़ा क्या था, भौगोलिक स्थिति ऐसी थी। दूसरा जो उपकरण थे, ठीक है, जो उसके उपकरण हथियार थे, जो हथियार भी बात, ठीक है। तो उपकरण हथियार कैसे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये उत्तरी बिहार में का एरिया है राजगिरी, तो यहाँ पे लोहे की जो माइंस हैं, जो खाने वहाँ पे मिलती थी, लोहा मिल जाता था। और वहाँ से क्या होता था, जो सिंह भूमि वाला क्षेत्र है वहाँ से इसको क्या होता था, लोहा वगैरह मिल जाता था, आज के झारखंड में जो है। तो वहाँ से ये हथियार बन जाता था, इसका औजार जो उपकरण हथियार थे वो मिल जाते थे। तो युद्ध में इसकी शक्तिशाली बढ़ जाती, ठीक है, शक्तियाँ बढ़ जाती थी। ज़्यादा हथियार तो ज़्यादा सामरिक दृष्टि से मजबूत हो जाएगा ना, जहाँ पे लोहा मिलेगा उस टाइम पे। तो हथियार बनाने के लिए इसके पास लोहा प्रचुर मात्रा में था। तीसरी हम बात करेंगे कि इसकी जो भूमि, ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया था, नदियों वाला एरिया था, जो दोआब वाला, 2-3 नदियों के बीच का जो एरिया होता है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, नई नई मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, तो ये वो वाला एरिया था। तीनों तरफ से ये नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ थीं। तो इसका जो साम्राज्य में सिर्फ राजधानी को अगर छोड़ दें, बाकी साम्राज्य में तो राजधानी तो पहाड़ियों के बीच में हो गई, ठीक है, राजधानी तो बाकी साम्राज्य में तो जलोढ़ मिट्टी काफ़ी मात्रा में थी। तो चावल की खेती काफ़ी ज़्यादा होती थी, है ना, उपजाऊ थी, बहुत ज़्यादा उत्पादकता थी। तो ये डिपेंड कर, तो अगर ज़्यादा उत्पादकता होगी तो राजस्व भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, जिससे साम्राज्य मजबूत होता रहेगा। महाजनपद मजबूत हो गया, मगध महाजनपद, राजस्व की वजह से, ठीक है। राजस्व क्यों बढ़ा, क्योंकि भूमि अच्छी थी, फसल अच्छी हुई। तो ये तीसरी बात हो गई। जो हम चौथी बात करेंगे बाद में, वो नदी। जब इसकी राजधानी, इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया, मतलब गंगा नदी के आसपास ले आया, तो इसका जो व्यापार था, ठीक है, व्यापार बहुमुखी हो गया। चारों दिशाओं में नदियों द्वारा व्यापार होने लगा, ठीक है। तो इससे भी इसको जो व्यापार बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इसका राजस्व बढ़ेगा, ठीक है, समृद्धि आएगी साम्राज्य में। तो साम्राज्य क्या होता है, व्यापार बढ़ने से वो शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है। तो ये 4 रीजन जो हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा, जो इसकी एक जंगल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि राजधानी के दक्षिण एरिया में काफ़ी जंगल था, ठीक है। जो विंध्य पर्वत की हम बात करें तो वहाँ पे जंगल ही जंगल था। जंगल के क्या लाभ थे, एक तो लकड़ी मिलती थी भवन निर्माण में या अलग अलग शिल्पकारिता के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी। दूसरा, जो सेना की मजबूती के लिए, सेना में हाथी जो मिलते थे वो जंगल से मिलते थे, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस सेना में हाथी होते हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होती थी। तो जो सेना मिलते थे इसको जंगल से, जो हाथी मिलते थे वो इसके जो दक्षिण दिशा में जो इसके इर्द गिर्द जंगल थे वहीं से इसको हाथी मिल जाते थे। तो ये जो 5 रीजन है, इन 5 रीजन की वजह से जो मगध था वो इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया, ठीक है। तो हम आगे चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मगध का उत्कर्ष जब हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमने ये पढ़ लिया कि ये 5 जो चीज़ें हैं, रीजन क्या थे। हम उत्कर्ष तो पढ़ेंगे, ठीक है, उत्कर्ष तो पढ़ेंगे, उसमें हम राजवंश वगैरह देखेंगे, पर जो रीजन थे वो ये थे। इन्हीं क्योंकि ऐसे तो राजा तो हर वंश में, हर साम्राज्य में होते हैं, ठीक है, हर महाजनपद में थे राजा, ठीक है, राजा सेना हर महाजनपद में।
पर मगध महाजनपद ही क्यों साम्राज्य में बना, तो कोई और क्यों नहीं बना, तो उसके जो 5 रीजन थे वो ये थे। उसकी भौगोलिक स्थिति को लेके, उसके उपकरण हथियारों को लेके, उसकी भूमि को लेके, उसकी नदी व्यापार जो होता था उसको लेके, और जो 5वां क्या था कि उसके पास जंगल था, तो जिससे हाथी को लेके इसका व्यापार होता था। ठीक है, हाथी को लेके उसकी सेना मजबूत होती थी। तो ये 5 उत्तरदायी कारण है मगध के साम्राज्य विस्तार के लिए। तो इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट करते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, ठीक है, थैंक यू।